morning everyone, this is Dr. Mohit Arora and today we are discuss first chapter remaining part। ठीक है, पहले पार्ट का बाकी बचा भाग आप आज अपने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपना जो भाग बच रहा है वो है भारतीय कृषि का महत्व। ठीक है, किताबें तुम सबके पास होंगी, तुमने देखा ही होगा, कल जो करवाया वो तुमने किताब में भी पढ़ा हुआ। ठीक है, यहाँ सब कुछ सिर्फ समझाने का काम कर रहे हैं, बाकी थ्योरी तो किताबों के अंदर है। ठीक है, तो भारतीय कृषि का महत्व पर आज अपने डिस्कस करेंगे। टोटल इसके 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट है। ठीक है, तो सभी 14 को एक एक करके 1 बाय 1 अपने डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। पहला है मानसून आधारित खेती। ठीक है, भारत के अंदर क्या होता है कि जितनी भी खेती होती है पूरे वर्ष भर में, पूरे साल में, उसका 60 to 70% जो पार्ट है वो किस पर आधारित है? मानसून आधारित है। ठीक है, मानसून की जो वर्षा होती है जून से लेकर जून से लेकर सितंबर के बीच में, उसी पर ही लगभग डिपेंड है। अगर उसमें से जितनी वर्षा कम हो जाएगी उतना ही क्या होगा, हमारे सूखा ज़्यादा पड़ेगा और जो खेती है उसका उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की खेती क्या है? पूरी तरह से मानसून आधारित है। ठीक है, सेकंड है अपना अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। ठीक है, पहले तो देखो 70% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी। किताबों के अंदर अभी भी ये 60-70% ही आ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे घटता रहा 55 पर हो गया। अब ये आ गया 49%, 50% पर है। लेकिन तुम्हारी किताब में अगर 70 लिखा तो तुम 70 करना। ठीक है, उसमें पुराने डेटा लिखे हुए हैं, लेकिन अब क्या है, लगभग 50% जो जनता है वो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, कृषि का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ खेती करते हैं, जो पेस्टिसाइड की दुकान कर रहा है वो भी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, जो बीज की दुकान कर रहा है वो भी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हम भी कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कृषि पर निर्भर है। तो भारत की कुल जनसंख्या का 50% सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर है। पहले 70% था, धीरे धीरे कम हो गया, किताबों में अभी भी 70% है। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड है आपका परंपरागत तकनीकी। अब परंपरागत क्या होता है? परंपरागत क्या है? जो परंपरा के अनुसार चला आ रहा है, जो पिछले कई सालों से साथ चला आ रहा है, परंपरा के अनुसार चला आ रहा है, उसको बोलेंगे परंपरागत तकनीकी। ठीक है, जो पुरानी परंपरा से चला आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पहले क्या था, खेती करते थे, बैल से हल चला रहे हैं। ठीक है, बैल से हल चलाया जा रहा है। आज भी भारत की काफ़ी जगह ऐसे जहाँ बैल से हल चलाते हैं। ठीक है, या खुद ही हल बाह रहे हैं, और कटाई के लिए हाथ से लगे हुए हैं। अपने हनुमानगढ़ गंगानगर में तो कंबाइन से कर लेते हैं, बाकी सब हाथ वगैरह से लगे हुए हैं। तो पुराने परंपरा की जो तकनीकी है वो चली आ रही है, जो कि सही नहीं है कायदे से। तो क्या है, जो मशीनीकरण है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को लाएं ताकि खेती की जो लागत है वो कम हो सके। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अपना खाद्यान्न फसलों की अधिकता। खाद्यान्न फसलों की अधिकता। ठीक है, ज़्यादातर किसान क्या है, खाद्यान्न फसलें लगाते हैं, जैसे गेहूँ है, धान है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी खाद्यान्न फसलें। ज़्यादातर क्या है, किसान क्या है, खाद्यान्न फसलें लगाते हैं। सब्जियां और फल वगैरह वो नहीं लगाते हैं। अगर सब्जियां फल लगाएं तो उन्हें ज़्यादा फायदा हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है अपना रोजगार के प्रमुख साधन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से काफ़ी मात्रा में रोजगार पैदा होता है, बहुत सारा रोजगार पैदा है। कोई एग्रीकल्चर पढ़ा रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई सीड की दुकान खोल के बैठा है, कोई पेस्टिसाइड की दुकान खोल के बैठा है, कोई एग्रीकल्चर में आपका सर्वे करने आ रहा है, कोई फसल का बीमा करने आ रहा है। तो इन सबको रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है करने के लिए। तो रोजगार का भी एक प्रमुख साधन है। ठीक है, सिक्स पॉइंट है अपना राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। ठीक है, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। तो जो भी खेती वगैरह होती है, पेस्टिसाइड है, सरकार उस पर टैक्स लेती है, GST लेती है। अब सरकार यूरिया पे भी टैक्स ले रही है, पहले 5% था, 12% हो जाएगा। ठीक है, GST यूरिया पर भी लेती है और पेस्टिसाइड पर भी ले रही है, सब जगह से टैक्स ले रही है। तो सरकार को क्या हो रही है, राष्ट्रीय आय हो रही है। तो सरकार की आय का भी प्रमुख स्रोत है खेती। सेवंथ पॉइंट अपना डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। ठीक है, ये मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स। ठीक है, डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। ठीक है, तो डेयरी उत्पादन है, सपोज आपकी डेयरी है, आपके पास पशु हैं, तो पशुओं को खिलाने के लिए क्या चाहिए, चारा चाहिए। चारा क्या है, कच्चा माल है डेयरी उत्पादन के लिए। और चारा कहाँ उगाओगे तुम? खेत के अंदर उगाओगे। ठीक है, तो डेयरी के लिए अपने को चारा चाहिए। चारा का जो जिसको
कच्चा माल भी कह सकते हो डेयरी उत्पादन के लिए, वो भी किससे मिलेगा, खेती से मिलेगा। तो इस तरह से इसका काफ़ी महत्व है। 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट पर आगे और डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट 7 पॉइंट जो है वो अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, तो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। अगले 7 पॉइंट क्या, 8वां पॉइंट क्या था, खाद्यान्न उपलब्धता। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट के अंदर बताया कि खाद्यान्न उत्पादन ही देश में ज़्यादा होता है, इस वजह से है कि हमारे खाद्यान्न की उपलब्धता अच्छी खासी है। पूरे भारत के अंदर 1 साल का ग्रेन जो अनाज है वो स्टोर पड़ा है अपने पास। अगर 1 साल तक भारत के अंदर एक भी दाना नहीं हो अन्न का, खाद्यान्न का, तो भी हमारे पास 1 साल का पूरा स्टॉक है। तो ठीक है, खाद्यान्न उपलब्धता हमारे पास अच्छी खासी है। वो किसके कारण है, एग्रीकल्चर के कारण ही तो है। 9वां पॉइंट क्या कह रहा है, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। ठीक है, वस्त्र उद्योग, वस्त्र किससे बनेंगे, उसके लिए क्या चाहिए आपको, कपास चाहिए। अगर आपको बोरे बनाने हैं तो उसके लिए आपको जूट चाहिए। ठीक है, तो कपास, जूट, ये रेशम, ये क्या है, ये एग्रीकल्चर से ही तो प्रोड्यूस होते हैं। कपास की अपने फसल लगाते हैं। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो एग्रीकल्चर से ही उत्पादित होता है। 10वां अपना पशु चारा उपलब्धता। ठीक है, पशु चारा, अगर हमारे पास पशु हैं तो पशु चारे की उपलब्धता हमारे पास अच्छी खासी होगी। ठीक है, देश में काफ़ी पशु चारे की उपलब्धता है, वो किसके कारण है, वो एग्रीकल्चर के कारण ही है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ आ रहा है ना। ठीक, 11वां है अपना कृषि आधारित उद्योगों का कच्चा माल। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, कोई भी उद्योग हो सकता है। जैसे कोई जैम बनाती है कंपनी, ठीक है, तो जैम बनाती, ज़्यादातर जैम बनता है सेब का, तो सेब किससे आ रहा है, एग्रीकल्चर से। ठीक है, और कोई मान लो केचप बना रही है कोई कंपनी, केचप किससे बनता है, टमाटर से। तो टमाटर कहाँ उगाया जाता है, खेत के अंदर। ठीक है, तो अगर केचप बनाना है तो केचप के लिए कच्चा माल क्या हो गया, टमाटर हो जाएगा। और टमाटर किससे मिल रहा है अपने को, किससे मिलेगा, एग्रीकल्चर से। ठीक है, एग्रीकल्चर से अपने। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है अपना 12वां बेरोजगारी का साधन। ये पॉइंट थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया किताब में। एक्चुअल में रोजगार के साधन आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए बेरोजगारी दूर करने का साधन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कोई बेरोजगारी का साधन नहीं है, बेरोजगारी दूर करने का साधन है। ठीक है, कि बहुत सारे बेरोजगार, आज लॉकडाउन लगा था, अभी मंदी चल रही है पूरे देश में, हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, नौकरियां लोगों को मिल नहीं पा रही। तो एग्रीकल्चर से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। ठीक है, अभी आज के टाइम में कंडीशन ये है, पूरे देश में सारे सेक्टर घाटे में है, सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़कर। एग्रीकल्चर प्रॉफिट में है। ठीक है, तो कोई कटाई करता है, कोई मशीनें ले जाता है, कोई इंश्योरेंस करेगा, कोई उसको खरीदेगा, तो सब लोगों को काम धंधा तो मिल रहा है ना। तो बेरोजगारी दूर करने का साधन है, मतलब रोजगार का साधन है। ठीक है, 13वां है विदेशी निर्यात। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत से निर्यात होती हैं। मसाले हम निर्यात करते हैं, ठीक है, आम फल अपने निर्यात करते हैं, फूल निर्यात करते हैं। तो एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीज़ें, अनाज भी निर्यात करते हैं। तो अगर हम दूसरे देश को अनाज, फ्रूट ये बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगी, हमको विदेशी मुद्रा मिलेगी, जिससे हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, तो विदेशी निर्यात भी हो सकता है। जैसे भारत में अल्फेंजो किस्म आती है आम की, उसका काफ़ी निर्यात होता है। ठीक है, तो भारत से काफ़ी निर्यात होता है, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा हमारे देश को मिलती है। लास्ट और अंतिम पॉइंट है देश के आर्थिक विकास में योगदान। ठीक है, देश के आर्थिक विकास में योगदान। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर जाएगी, देखो एग्रीकल्चर पर 50% जनता आधारित है। एग्रीकल्चर अगर ऊपर जाएगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, सारे लोग खुशहाल रखेंगे, तो आर्थिक विकास में भी योगदान है। ठीक है, खेती के अंदर टैक्स वगैरह में काफ़ी छूट दी गई है। तो अगर अच्छी खेती अगर कोई भी पर्सन करता है, कोई भी व्यक्ति अच्छी खासी खेती करता है, तो उसे क्या मिलेगा, उसके देश के आर्थिक विकास में भी योगदान होगा। ठीक है, मान लो अगर आप अच्छी खासी खेती करते हो, आप पैसा देते हो, तभी तो आप बाज़ार में पैसा खर्चने जाओगे। बाज़ार में पैसा खर्चने जाओगे, जिस भी सामान आप खरीदोगे तो खरीदने वाले को, जिससे आप खरीदोगे उसको भी तो फायदा होगा, वो फिर आगे टैक्स भी देगा गवर्नमेंट को। तो देश के आर्थिक विकास में एग्रीकल्चर का अच्छा खासा योगदान है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, मैंने 14 जो पॉइंट थे, 14 पॉइंट मैंने करवा दिए हैं। इसके जो थ्योरी पार्ट है तुम किताब में से पढ़ना। ठीक है, आज अपना पहला पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है, मैंने यहाँ समझा दिया। थ्योरी किताब के अंदर है, किताब अगर किसी के पास नहीं है तो मार्केट से आप ले आए।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, सर ये नहीं समझ आ रहा या इस तरह क्वालिटी होनी चाहिए वीडियो की, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो या व्हाट्सअप के अंदर है, व्हाट्सअप जो अपना ग्रुप है उसके अंदर मैसेज कर दो या कमेंट कर दो वीडियो में, मैं आपका प्रॉब्लम अच्छे से सोल्व करूँगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आए चिंता मत करना, स्कूल लगेंगे वापस समझा देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।